हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को यूनिट वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर में एक चैप्टर है यूनिट वेक्टर, इसी के बिहाफ में हम लोग रिजोल्यूशन को भी समझते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर। ऐसे टाइप्स ऑफ वेक्टर जब हम आपको पढ़ाए थे तो थोड़ा थोड़ा करके जितने टाइप्स ऑफ वेक्टर थे उसमें यूनिट वेक्टर था, निगेटिव वेक्टर था, ऑर्थोगोनल वेक्टर था, सब पर हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसी का एक थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है यूनिट वेक्टर का, क्योंकि ये बहुत यूज़ होता है। ठीक है ना। तो हम लोग यूनिट वेक्टर को अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर वीडियो में केवल कंप्लीट डिस्कशन होगा किस पर, यूनिट वेक्टर पर। तो तैयार है मेरे साथ यूनिट वेक्टर देखने के लिए। ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर को। अभी देखिए यहाँ हम हेडिंग दिए हुए यूनिट वेक्टर। अब नाम जैसा वैसा काम। अब कहिएगा नाम और काम। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम वेक्टर लिख दिए। अब वेक्टर लिखने के साथ ही दो मीनिंग यहाँ से क्लियर हुआ कि ये वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। और फिर क्या कहिएगा दूसरा? तो इसके पास डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड है और दूसरा क्या है? डायरेक्शन है। अब यहाँ जो है वो ये एक टर्म जोड़े हुए हैं यूनिट। ठीक है ना। ये यूनिट। अब कहिएगा ये यूनिट भाई किसके पास जाएगा? चूंकि वेक्टर के साथ है तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, किसी एक ही के पास जाएगा। तो डायरेक्शन तो यूनिट होता नहीं है। डायरेक्शन ईस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है ना। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, वाई या जेड के अलॉन्ग होता है। यूनिट डायरेक्शन आप नहीं सुने होंगे, इस बात का हम गारंटी देते हैं ना। तो मतलब ये हुआ कि यूनिट वास्तव में किसके पास जाता है? मैग्नीट्यूड के पास। तो यहाँ एक स्पष्ट डेफिनेशन हुआ कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हर हालत में यूनिट हो, अर्थात 1 हो, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या नाम देंगे? यूनिट वेक्टर। यहाँ हम ये देख लीजिए यूनिट वेक्टर का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर स्पेशल, ये स्पेशल है इसलिए इसका स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। एरो से इसको हम लोग नहीं दिखाते हैं। कोई कोई किताब में देखेंगे एरो भी दिया हुआ है, लेकिन ये कहना गलत है। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक देखिए तो यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ एक हम टेक्निकल बात आपको सिखाते हैं। जैसे हम कह दिए कि यहाँ एक वेक्टर ए ले लेते हैं। क्या ले लिए बाबू? वेक्टर ए। अब कोई कहे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? हम कह दिए 5 यूनिट है। कितना मैग्नीट्यूड मान लिए? 5। अब आप जब इसका मैग्नीट्यूड 5 मान लिए, इसका मतलब एक एक यूनिट का कै गो वेक्टर बनेगा? हम कहेंगे कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, 5 बनेगा। एक यूनिट का यहाँ बना, एक यूनिट का यहाँ बना, एक यूनिट का यहाँ बना, एक यूनिट का यहाँ बना। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5। अगर ये 10 यूनिट का होगा तो 10 यूनिट वेक्टर बनता है। अभी ये जो है इस ए को हम लोग नाम देते हैं ओरिजिनल वेक्टर या पेरेंट वेक्टर। पेरेंट वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर भी आप कह सकते हैं, पेरेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। अभी ये जो बन के तैयार हुआ इसका ए कैप नाम थोड़ा चेंज कर दिए। चेंज क्या आप देख सकते हैं, ये कैपिटल लेटर तो ये स्मॉल कर दिए, थोड़ा अलग। अब ए कैप कोई कहे है क्या, तो नो डाउट आप इसको क्या बोलेगा? यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर? ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हो गया। और अब कोई कहे कि आप डिफाइंड करो इसको कि क्या आप लिख सकते हैं, तो कहना कि ए कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए बटे मोड ए। देखिए तो कट के 1 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हर कंडीशन में कितना होता है? 1 ही होता है। अगर कोई कहे कि वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा? बी कैप, तो आप कहिएगा वेक्टर बी बटे बी कैप, वेक्टर बी का मोड। या कोई कहे कि सी कैप इक्वल टू क्या होगा, तो वहाँ भी आप कहिएगा
मतलब ये कि आपको जो भी निकालने को कहे यूनिट वेक्टर में, तो उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का आप रेशियो कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम लोगों को और इसमें आगे बढ़ना हो तो क्या कह सकते हैं, आप देखिए, कहेंगे यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन पूछे आपसे, है ना, कि यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप कहिएगा कि यूनिट वेक्टर पहले तो डिफाइंड है कि वेक्टर क्वांटिटी है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है, एक बात। दूसरी बात एक और कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन जो है ना, वो हमेशा किसके अलोंग देख रहे हैं, चाहे 5 यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग है, पांचों का डायरेक्शन अपने पेरेंट वेक्टर या ओरिजिनल वेक्टर के अलोंग है। तो कहिएगा यूनिट वेक्टर डिफाइंड एज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड बिकम्स इक्वल टू यूनिटी। मतलब ये हुआ कि ए कैप का मैग्नीट्यूड की बात करें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, 1 कहिएगा। बी कैप के मैग्नीट्यूड की बात करें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, उसको भी 1 कहिएगा। मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड हर हालत में कितना होना है, 1 होना है। अब रह गया डायरेक्शन, तो दो चीज़ फिक्स है, मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन हमेशा पेरेंट वेक्टर। तो an unit vector is defined as a vector whose magnitude becomes equal to unity and direction along the original vector और parent vector। यहाँ कहेंगे यूनिट वेक्टर ये डेफिनेशन हुआ, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर, पहला लाइन। दूसरा, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या हो, यूनिटी हो, और डायरेक्शन हमेशा किधर हो, ओरिजिनल वेक्टर या पेरेंट वेक्टर। आप लोग भी अपने ही माँ बाप का एक क्या है, यूनिट वेक्टर। तो आपका डायरेक्शन किधर है, आपके माता पिता के द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया है उधर ही है ना। अगर माँ बाप क्रिमिनल क्वालिटी के होते, ठीक है ना, या आतंकवादी होते या कोई दूसरे विचारधारा के होते तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे होते, है ना। तो मतलब यह है कि पेरेंट का जो डायरेक्शन है, जितना रिगार्डिंग है, उसी के अलोंग आपका भी डायरेक्शन होता है। तो जस्ट लाइक सिचुएशन वही है कि ये पेरेंट वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग होगा। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्लियर है। अब रह गया यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ की बात, है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट वेक्टर, लिख दिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट वेक्टर। पहला प्रॉपर्टी अभी आप लिखे थे, क्या लिखे थे, ए कैप इक्वल टू, फर्स्ट प्रॉपर्टी करें, ए कैप इक्वल टू लिखे थे वेक्टर ए बटे ए कैप, वेक्टर ए बटे मोड ए। मैग्नीट्यूड तो जानते हैं हर हालत में 1 होगा। हम एफ कैप की बात करें, एफ को फोर्स मान रहे हैं, तो ये वेक्टर एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एफ कैप। अभी आप देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और नीचे भी इसका यूनिट न्यूटन। डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 और इधर भी mlt-2। तो आप देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है ये रेशियो है, इसलिए यूनिट भी कैंसिल हो जाएगा और डायमेंशन भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी, हेंस इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यहाँ लिख देते हैं यूनिट वेक्टर रेशियो है किसका, सेम फिजिकल क्वांटिटी का, इसलिए ये यूनिटलेस होगा और डायमेंशनलेस होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ एक वेक्टर है ना, आप इसको नाम देते हैं a1 कैप, यूनिट वेक्टर a1 कैप, और इसका नाम दे देते हैं a2 कैप। अब देखिए कोई कहे a1 कैप का मैग्नीट्यूड
कितना होगा भाई? A2 कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बोलिए आप। 1 होगा कि नहीं होगा? A2 कैप। हम यहाँ A1 कैप थोड़ा चेंज कर दिया, ऐसे कर दिए, A2 कैप को ऐसे, एक दूसरा केस ले लिए, या इसको आप B1 का A1 कैप कहिए और इसको क्या कहिए? A2 कैप। यहाँ A1 कैप बराबर A2 कैप, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, A1 कैप बराबर A2 कैप। तो आप दोनों सिचुएशन में आप सोचिए ज़रा, इसमें और इसमें क्या अंतर आपको नज़र आ रहा है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। A2 का भी मैग्नीट्यूड 1 है, सही है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो आप देखिए मैग्नीट्यूड तो बराबर होना ही है, ठीक है ना, 1 लेकिन डायरेक्शन भी इसका बराबर है, इसलिए ये भी सही है। नहीं, इसमें फिर मैग्नीट्यूड 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। लेकिन ये जो है ये गलत हो जाएगा। कहिएगा क्यों गलत होगा? है ना, ये रॉन्ग होगा। कहिएगा क्यों रॉन्ग होगा? इसलिए रॉन्ग होगा कि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो आप क्या लिखिएगा? 2 यूनिट वेक्टर बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस पर? उनके डायरेक्शन पर। तो यहाँ लिख रहे हैं 2 और मोर यूनिट वेक्टर, 2 और मोर यूनिट वेक्टर, मोर यूनिट वेक्टर में और में नॉट बी इक्वल, में और में नॉट बी इक्वल, डिपेंड्स ऑन इट्स डायरेक्शन, डिपेंड्स ऑन इट्स डायरेक्शन। बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस पर? उसके डायरेक्शन पर, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो ये पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी यहाँ हम दे रहे हैं, ठीक है ना। हम एक यूनिट वेक्टर लिए D कैप, एक वेक्टर लिए D, इसको लिख दिए 2 मीटर ड्यू ईस्ट, 2 मीटर ड्यू ईस्ट। कोई कहे कि D कैप बताइए, हम कहेंगे वेक्टर D बाई मोड D, है ना। एक और लिए V कैप, वेक्टर भी 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी हम कह दिए ड्यू ईस्ट। थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, थोड़ा अलर्ट रहिएगा तो एकदम समझ में आएगा। मोड भी, है ना। और यहाँ एक और दे दिए वेक्टर F, इसको कह दिए 2 न्यूटन ड्यू ईस्ट, और साथ में हम कह दिए वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F कैप, V कैप F कैप इक्वल टू वेक्टर F बटे मोड F। अब आपको यहाँ एक सिस्टम दे रहे हैं, आपको पहचानना है। जैसे कोई कहा कि ये D कैप वेक्टर D बराबर वेक्टर V बराबर वेक्टर F, या कहा मोड वेक्टर D बराबर मोड वेक्टर V बराबर मोड वेक्टर F, है ना। इस सिचुएशन को आपको यहाँ बढ़िया से समझना है ना, कि ये कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो ये है और एक और हम यहाँ कह देते हैं D कैप बराबर V कैप बराबर F कैप, साथ में ये कह देते हैं वेक्टर D कैप बराबर वेक्टर V कैप बराबर वेक्टर F कैप, साथ में ये भी कह देते हैं कि वेक्टर D बटे मोड D वेक्टर V बटे मोड V, और कह देते हैं वेक्टर F बटे क्या? मोड F। अब आपको पहचानना है पांचों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है और कौन गलत है। तो अभी आप थोड़ा इस पर आप बता लीजिए, आप सोच लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 ऑप्शन में कौन सही है, सोच के रखिए। हम आपको एक्सप्लेन करते हैं लेकिन आप सोच लीजिए, बता लीजिए।
मन में सोच के रखिएगा, मेरे साथ आप समझिए। यहाँ चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए ये 2 मीटर है, ये ड्यू ईस्ट है, ठीक है ना। ये 2 मीटर पर सेकेंड है और ये ड्यू ईस्ट है। ये 2 न्यूटन है, ये भी ड्यू ईस्ट है, मतलब डायरेक्शन मैचिंग है। लेकिन क्या 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, 2 न्यूटन के बराबर होगा? नहीं होगा। तो दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है, कोई कहे कि ऊपर वाला ऑप्शन सही है कि गलत, तो डेफिनेटली गलत। 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, 2 न्यूटन के बराबर नहीं होगा। उसी का ये मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये भी गलत है ना। लेकिन जैसे ही इस पर दिमाग लगाते हैं तो ये पता चल जाता है कि आप डी कैप लिख रहे हैं और ये रेशियो है 2 फिजिकल क्वांटिटी का, जिसको यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सही है। ये इसी का मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये भी सही है ना, मैग्नीट्यूड है। और कोई कहिए तो इसी को तो हम लोग ट्रांसवर्स किए हैं, तो ये आ गया है ना। तो ये सब के सब क्या है, सही है। 3 सही हो गया और 2 गलत हो गया, ऊपर वाला 2 गलत हो गया, ठीक है ना। तो आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो कड़ी है, अगर किसी वेक्टर को आप चाहते हैं यूनिट वेक्टर में लिखना, यहाँ नंबर 4 टू राइट, कहा गया कि टू राइट एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। आप चाहते हैं किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए का बराबर क्या लिखते हैं, वेक्टर ए बाई मोड ए। अब आपको वेक्टर ए लिखना है तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखिएगा, मोड वेक्टर ए और इनटू ए कैप। तो देखिए वेक्टर ए को आप यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख पाए। वो ऐसा कोई भी वेक्टर दे और कहे कि यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन था। इसमें अब हम लोगों को देखना है कि टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है ना। उसी टाइप का जनरली हम लोग यूज़ करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो इसके बाद हम लोग उसी को लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर, देखिए हम लिख चुके हैं टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है कांस्टेंट यूनिट वेक्टर और दूसरा जो है वो है वेरिएबल यूनिट वेक्टर। अभी कांस्टेंट यूनिट वेक्टर का हम जिक्र करेंगे। अभी देखिए यहाँ लिखे वेक्टर क्या है, इसके पास एक मैग्नीट्यूड जो पहले से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, और दूसरा इसके पास क्या है, डायरेक्शन, है ना। इसमें ऊपर से आप लगा दिए यूनिट, है ना। अब कहिएगा यूनिट किसके पास जाएगा, मैग्नीट्यूड के पास कि डायरेक्शन के पास, तो डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ये जब भी जाएगा किसके पास जाएगा, मैग्नीट्यूड के पास। और ऊपर से आप इसमें लगा दिए हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट किसके पास जाएगा, तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, यहाँ से कहेंगे कि ये डायरेक्शन के पास जाएगा। तो बड़ा स्पष्ट यहाँ डेफिनेशन बन के तैयार हुआ किसका, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर का। क्या कहेंगे, वैसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ये कहने की बात नहीं है भाई, 1 तो होता ही है, नहीं, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग वैरी नहीं करता हो, दैट मीन्स कांस्टेंट हो, तो उस तरह के वेक्टर को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। पेन और पेपर आपके पास है, लिखिए। एन यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड बिकम्स इक्वल टू यूनिटी and its direction does not changing with time, that means constant, then that type of unit vector is called constant unit vector, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से आप वेरिएबल यूनिट वेक्टर को भी निकाल सकते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं बी नंबर में वेरिएबल यूनिट वेक्टर। तो वेरिएबल से पहले हम फिर आपको इनिशिएट करते हैं वेक्टर से ही। वेक्टर के पास क्या क्या है पाजी, तो एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या है तो डायरेक्शन, है ना। इसमें भी आप क्या लगाए हैं, यूनिट। फिर यूनिट किसके पास जाएगा, मैग्नीट्यूड के पास, है ना। और इसमें आप लगाए हैं
वेरिएबल, और नो डाउट वेरिएबल जो बच गया वो मैग्नीट्यूड के पास तो नहीं जाएगा, तो किसके पास जाएगा? डायरेक्शन के पास। तो मतलब ये डायरेक्शन को कंक्लूड किया। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया वैसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कांस्टेंट यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट में आपको बता दिए कि कांस्टेंट यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ जिसका मैग्नीट्यूड, देखिए वेक्टर में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड यूनिटी हो और डायरेक्शन उसका कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। जबकि वेरिएबल यूनिट वेक्टर में कहा गया कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो और मैग्नीट्यूड यूनिट हो लेकिन डायरेक्शन वेरी करता हो टाइम के अकॉर्डिंग, तो वेरिएबल यूनिट वेक्टर। और उसके हम ये भी बता चुके हैं कि वेरिएबल यूनिट वेक्टर आपको नहीं पढ़ना है, कांस्टेंट वाला पढ़ना है। तो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर में आपके सामने यहाँ 3 नाम दिया हुआ है ना। आप देखिए एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप कहते हैं, है ना। तो आई कैप, जे कैप और के कैप। तो यहाँ से यह आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। और ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका नाम है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। और बहुत बढ़िया से हम इसको डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। और इसमें जैसे हम लोग यूनिट वेक्टर के प्रॉपर्टीज़ पढ़े, उसके डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन के बारे में पढ़े, उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर पढ़े, तो यूनिट वेक्टर में कहीं परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से 1-2 बार लेक्चर वीडियो देख लेंगे, यूनिट वेक्टर क्लियर हो जाएगा। अब कोई भी थ्योरी होता है तो उसके प्रॉब्लम्स को 1 बार 2 बार बनाना चाहिए, तो इसलिए हम 2-3 प्रॉब्लम है यूनिट वेक्टर से रिगार्डिंग उसको देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आइए जुड़ते हैं कुछ प्रॉब्लम से जो यूनिट वेक्टर के रिगार्डिंग है, ठीक है, ओके। तो देखिए दोस्त, हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो यूनिट वेक्टर के रिगार्डिंग है ना। अब इसको ध्यान से समझ लेंगे तो प्रॉब्लम बनाने में यूनिट वेक्टर का तो एकदम दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, क्या इज आई प्लस जे यूनिट वेक्टर। आपसे ये पूछा गया कि आई प्लस जे यूनिट वेक्टर है या नहीं है ना। यहाँ लिखे हैं इफ़ नॉट वाई, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो बहुत आसान है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले आप आई और जे पर समझ सकते हैं। आई और जे जो होता है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आई का मतलब, अगर इसको आप एक्स एक्सिस मानते हैं, ये वाई एक्सिस मानते हैं, तो ये आपका कौन एक्सिस होता है? जेड एक्सिस। ऐसे आप देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे होता है, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमेशा आई कैप, वाई एक्सिस में हमेशा जे कैप और जेड एक्सिस में हमेशा क्या होता है? के कैप, है ना। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आई और जे के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो हमारा बहस जो है वो केवल आई और जे पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक्सिस के व्यू में इसको आप देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। ये आप कहिएगा ये एक्स एक्सिस का और ये वाई एक्सिस का। एक्स में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप क्या नाम दे देते हैं? आई कैप। और वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम दे देते हैं जे कैप। और ये आई और जे के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अभी हमारा आई का मैग्नीट्यूड तो पता है कि ये 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड भी पता है, ये भी क्या होता है? 1 होता है ना। अभी हम सॉल्यूशन ये दे रहे हैं आपको। तो मतलब मेरा ये है कि हमको ये प्रूफ करना है कि आई प्लस जे यूनिट वेक्टर है कि नहीं। तो हमारे पास जो कोई भी कॉन्सेप्ट को प्रूफ करना रहता है, कोई भी प्रॉब्लम्स को, तो उसका मेन पॉइंट को हम लोग डिस्कस का एकदम प्राइमरी एम करते हैं, ठीक है ना।
तो मेन डिस्कशन ये है कि आई प्लस जे अगर यूनिट वेक्टर होगा तो यूनिट वेक्टर का प्राइमरी कंडीशन है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ डिस्कस में ध्यान दे सकते हैं कि अभी हमारा आई प्लस जे को यूनिट वेक्टर अगर हमको लाना है, ये साबित करना है, तो हमारा प्रयास फाइनली यही फोकस होगा कि आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो कुछ नहीं, इस डाटा के अकॉर्डिंग आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड अगर 1 आ गया दैट मीन्स यूनिट वेक्टर है, अगर नहीं आया तो यूनिट वेक्टर नहीं है। तो वही काम कर देते हैं। देखिए हम आई लिए और यहाँ जे लिए और इसका मैग्नीट्यूड निकालने का प्रयास करते हैं। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो जानते हैं, आई कैप का स्क्वायर जे कैप का स्क्वायर प्लस 2 आई कैप जे कैप और दोनों के बीच का एंगल जो भी है कितना है, cos 90 है। आप देख सकते हैं यहाँ 90 है और cos 90 का वैल्यू आपको पता है ऑलवेज क्या होता है, 0। तो आई का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, जे का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 1 1 क्या आया √2। अब ये √2 1 के बराबर है नहीं, √2 1 के बराबर नहीं है, तब तो ये साबित हो गया कि आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हेंस आई प्लस जे कैप इज नॉट द यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि आई प्लस जे यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि अगर ये यूनिट वेक्टर होता तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता, 1 आता। 1 नहीं है, इसलिए आई प्लस जे यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का, है ना। अब आते हैं इस पर हम। देखिए इसमें कंडीशन क्या है, क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। कह रहा है कि कंडीशन आप बताइए जिसमें कि 2 यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर हो जाए, है ना। तो बहुत आसान है समझना। लेट यहाँ हम फिर इसी का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। यहाँ से कह सकते हैं कि लेट ऐसा मान लिए A1 कैप एंड A2 कैप आर 2 यूनिट वेक्टर। हम कह दिए कि A1 कैप और A2 कैप 2 यूनिट वेक्टर है ना। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि A1 कैप और A2 कैप इस दोनों का जो सम होगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा, यानी दैट मीन्स A कैप। नहीं तो यूनिट वेक्टर यही पूछा है कि किस कंडीशन में 2 यूनिट वेक्टर का सम का वैल्यू एक यूनिट वेक्टर होगा। तो हम ये गिवन दैट में लिख दिए। अभी आप ये समझिए यहाँ A1 कैप है A2 कैप है, सबका जब भी यूनिट वेक्टर है जैसे कैप लगा तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है 1। तो A1 कैप का स्क्वायर A2 कैप का स्क्वायर प्लस 2A1 कैप A2 कैप और यहाँ फिर cos थीटा हो जाएगा और इधर A कैप तो पहले से मौजूद है। A1 कैप का मैग्नीट्यूड आप बोल दो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, A2 कैप भी 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू 1 और ये cos थीटा तो हमको चाहिए A कैप का भी 1। तो कैलकुलेशन क्या हुआ, इधर 2 आ गया यानी 2 cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया -1, या फिर कहिए 1 - 2 -1। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री। और हम कहेंगे कि ये बात आप याद रखिएगा, 2 यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर होगा, उसका कंडीशन होगा कि दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल कितना रखा जाए।
120 डिग्री। अच्छा, कितना बच्चा लोग जब इस क्वेश्चन को बनाता है ना, तो ये जैसे A1 A2 माने हुए हैं तो यूनिट वेक्टर I और J मान लेता है। ऐसा आप गलती नहीं करना, क्योंकि I J स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर है। आप उसको किसी भी जनरल प्रोसेस या जनरल केस में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो I J स्पेसिफिक है, उसके बीच का एंगल कभी भी होगा तो 90 ही होगा, इसलिए कुछ दूसरा नाम लेके आपको प्रोसीड करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन। तो ये बात याद रखिएगा कि इसी कंडीशन में अगर दो वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर होता है तो डेफिनेटली दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम आपके सामने, इफ सम ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये दिया हुआ है उस सॉल्यूशन का अगर हम बेस माने तो ये दिया है कि दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है, तो इससे ये तो साबित हो गया ना कि इसके बीच का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन कौन A1 कैप एंड A2 कैप, अगर इसकी बात करें तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और जब 120 हो गया तब ये कह रहा है कि देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। हमको इस यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस चाहिए, यानी A1 कैप माइनस A2 कैप के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ दिस टू यूनिट वेक्टर। तो अब ये चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ कहिएगा A1 कैप का स्क्वायर और फिर क्या A2 कैप का स्क्वायर, और प्लस के जगह नेगेटिव है तो माइनस हो जाता है, सब्सट्रैक्शन है ना। A1 कैप A2 कैप और दोनों के बीच का एंगल cos 120 दिया हुआ है। अब कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू 1, और cos 120 क्या होता है -1/2। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 1 1, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली 1 उधर भी आ गया, तो ये √3 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, है ना। यहाँ से आप कैलकुलेशन करिएगा 1 1, और यहाँ ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1, तो फाइनल कैलकुलेशन आपका जो आया वो यही ना आया कि A1 कैप माइनस A2 कैप का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का वैल्यू √3 यूनिट होगा। तो देखिए ये सब आस्किंग क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ है, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। ये मेरा गुजारिश है, और इस आधार पर आप यूनिट वेक्टर के जितने भी प्रॉब्लम्स को बनाएंगे इजीली बनेगा, ठीक है ना। तो फाइनली यूनिट वेक्टर के चैप्टर को हम लोग क्लोज करते हैं, और फिर अगेन हम आपसे कहते हैं कि सब्सक्राइबर व्यूअर, है ना, इसको थोड़ा बढ़ाइए, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे मिलेंगे हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से, जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो होगा इसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसको देखेंगे। तब तक के लिए यूनिट वेक्टर के लिए इतना ही। गुड बाय एंड लव यू अगेन।